इजराइल और कतर के बीच की दुश्मनी ने अभी सब कुछ एक अनरेस्ट पे ला दिया है। जी हाँ, पहले तो वॉर सिर्फ इजराइल और गाजा की चल रही थी, फिर उसमें लेबनान आ गया, येमेन आ गया और भी कितनी कंट्रीज एक साथ इसके अंदर एंटर कर चुकी हैं। अब ये फाइट मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से खा गुजरेगी, क्योंकि अब इसमें एंट्री हो चुकी है कतर की। कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर। जी हाँ, अगर उनका और इसराइल का इस बार फिर से अटैक या कुछ भी या इनके बीच में थोड़ी सी भी वॉर छिड़ी, तो आगे वाले आने वाले टाइम में इसराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट कंप्लीटली हो जाएगा। और इसराइल अकेले नहीं लड़ेगा, फिर उसके क्या पता दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को सामने आना पड़ेगा, यूएस को सामने आना पड़ेगा। तो जहां हम एक तरफ बात करते हैं ईस्टर्न कंट्री वर्सेस वेस्टर्न कंट्री में ट्रेड और टैरिफ की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कैसे रशिया और उसके एलाइज चाइना, नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ लड़ रहा है, वैसे ही हम एक और वॉर की बात करते हैं जिसके अंदर इजराइल वर्सेस कतर, इस टाइम पे, या मैं बोलूं इजराइल वर्सेस पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। जी हाँ, अगर आप देखिए तो इस टाइम पे ग्लोबल वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड पूरी तरीके से एक वॉर के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। कोई इन्फो वॉर कर रहा है, कोई टैरिफ वॉर कर रहा है, कोई एक्चुअल वॉर कर रहा है। ये एक सिचुएशन है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरह ही लगना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, कुछ जगहों पे मिलिट्री यूज हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो रही है, कुछ जगहों पे थ्रू इंटरनेट आप वॉर कर रहे हैं, कुछ जगहों पे आप थ्रू टैरिफ ट्रेड वॉर कर रहे हैं। ये सब चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं वो एक तरीके की अनरेस्ट तो ला ही रही है, साथ ही साथ इस टाइम पे कोई भी स्थिरता के साथ कोई भी कंट्री रन नहीं हो रही है। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें हो जा रही हैं। तो इस पे आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि अब कुछ ऐसा अंदेशा आ रहा है कि इजराइल और कतर के बीच में भी एक वॉर छिड़ सकती है। जी हाँ, उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। दरअसल अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि कैसे इजराइल कतर की कैपिटल दोहा में घुसकर उन्होंने हमास पर अटैक किया था। जी हाँ, वहां पे कोई हमास के कोई बड़े लीडर की मौत नहीं हुई, पर सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके एक चीफ के बेटे की मौत हो गई, कुछ और 2-3 लोग मारे गए थे हमास के। और अब इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर तुमने हमास को बैकअप दिया अपनी कैपिटल के अंदर, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं फिर तुम पे भी अटैक करूंगा। और मैं इस चीज पे फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बोल रहा हूं कि इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। वहीं कतर तो कतर है। कतर ने बोला कि मैंने सिर्फ इन लोगों को इसलिए रखा है ताकि मैं एक मीडिएटर की तरह काम कर सकूं। वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल हमास से एटलीस्ट इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। मैं एक ब्रिज के तरह हूं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और इन दोनों कहते हैं एक इजराइल वर्सेस हमास का जो पूरा कम्युनिकेशन है, मैं उसमें वर्क करूंगा। कतर अपने आप को एक पीस मेकर, एक नेगोशिएटर, एक मतलब एक तरीके से आप समझिए वो अपने आप को एक ब्रिज समझता है। उसे लगता है इस वॉर को वो खत्म कर सकता है, उसे लगता है कि वो नेगोशिएशन पे बहुत आगे बढ़ सकता है, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया अभी तक। मैं आपको बता देती हूँ साफ साफ। और इस चक्कर में वो बोलता है कि मतलब उसने काफी हमास के लीडर्स को शरण दे के रखी है, काफी हेल्प प्रोवाइड करता है, काफी चीजें करता है। एक तरीके से हमास को काफी हेल्प मिलती है कतर के अंडर। आप अगर ऐसे भी अगर आप इनडायरेक्टली सोचिए तो कतर को पता होता है कि हमास का अगला अटैक क्या है, मूव क्या है, चीजें क्या है। और कतर को शायद ये भी पता हो सकता है कि हमास ने एक्चुअल में हॉस्टेजेस रखे कहां हैं। तो कतर के अंडर अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको फंडिंग भी आ रही होगी, अपने खुद के फायदे हैं, नेशनल सिक्योरिटी मिल रही है एक देश की। तो इन सब चीजों में कतर बहुत आगे है। कतर का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कतर ने ऐसे बहुत सी नेगोशिएशन में बीच का पार्ट प्ले किया है। तालिबान इशू में किया है, उसके बाद से और भी ऐसे अगर मिडिल ईस्ट रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसके अंदर वो करता है। गाजा के पूरे इशू में वो मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। इनफैक्ट वो हजबुल्ला की भी चीजों में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। इन सब चीजों के बीच में इजराइल और उसके साथ साथ इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न एलाइज जो हैं, उन्होंने भी काफी निंदा की कतर की कि तुमने आखिरकार हमास को अपने पास रखा क्यों है। यूएस और इजराइल ने हमास को एक टेररिस्ट का टैग दिया है। जी हाँ, वो एक टेररिस्ट है, उनके पेपर में ऑफिशियली वो एक टेररिस्ट ग्रुप है।
जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप किसी टेररिस्ट ग्रुप को अपने देश के अंदर पनाह दे रहे हो तो उसका मतलब आप उनकी चीजों को एक तरीके से अपलिफ्ट भी कर रहे हो, एक तरीके से उस चीज को एलिवेट कर रहे हो, इंकरेज कर रहे हो। तो ये जो पूरी चीजें हैं ये हमें इस पूरे टाइम में सामने आते हुए दिख रही है। कतर डरने वालों में से तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कतर की मिलिट्री में इश्यूज हैं या कुछ भी है। अगर इसराइल वॉर करेगा तो कतर अपना रिवेंज लेगा, और इन सब चीजों के बीच में फंसेंगे और सारे जो लिबरल मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो अभी तक फॉरफ्रंट में सामने आते हुए नहीं दिखे हैं। अब अगर इन दो कंट्रीज के बीच में एक वॉर होगी तो ये भी फंसेंगे, क्योंकि कतर इन सब का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट वेस्टर्न एलाइज भी कतर के साथ कोई दुश्मनी मोड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो काफी चीजें होस्ट करता है, काफी ट्रेड में काम आता है, काफी हद तक उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कतर से उनको प्रोवाइड होती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो रशिया और यूक्रेन की वॉर अगर आगे जाएगी, अगर ऑयल रिजर्व्स के इश्यू आएंगे, तो फिर यूएस और वेस्टर्न एलाइज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको कतर से चीजें लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप देखिए तो कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट के लिए भी और वेस्टर्न नेशंस के लिए भी। और इस टाइम पे जो पूरी सिचुएशन आ रही है उसमें कतर भी खिंचता हुआ दिख रहा है, वॉर के अंदर आता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही करते करते, जैसे कि आपको लगे कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ईरान भी इस वॉर के अंदर एंटर हो चुका था। ईरान ने सोचा कि मैं पैलेस्टीनियंस का साथ दूंगा, उसके लिए चीजें करूंगा, पर खैर उनकी और भी चीजें होने लगी। पर इस पूरे प्रोसेस में ईरान को क्या कहते हैं, यूएन की तरफ से न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए एक हरी झंडी तो मैं नहीं बोलूंगी, पर हाँ वो इस पे इस चीज के रिसर्च वगैरह पे आप चीजें कर सकते हैं, ऐसा एक प्रावधान आया हुआ है। तो ईरान को तो काफी हद तक फायदा हो रहा है। अब इस पूरी लड़ाई के बीच में ईरान भी हमास को सपोर्ट करता है, और ईरान के पास ये पूरा मौका है कि कतर के साथ दोस्ती कर ले। अब फंसा बीच में इजराइल, एक तरफ से इतनी कंट्रीज आ रही थी साथ में, अब इसके बीच में ईरान के बाद से फिर कतर भी अगर एड ऑन हो जाएगा तो फिर उनको मिलिट्री अलग से लगेंगी। जी हाँ, ये वॉर और एलिवेट होती जाएगी, ये भाई बढ़ती ही जा रही है, वॉर खत्म ही नहीं हो रही, इसमें देश पे देश चलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमें इस पूरे चीज में दिखाई दे रही है वो ये है कि कैसे इजराइल का ये जो कमिटमेंट है कि हमास को पूरे दुनिया में किसी भी देश में अगर वो होंगे तो वो मार गिराएंगे, ये एक ऑब्सेशन बनता जा रहा है। इससे आने वाली बहुत सी कंट्रीज को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आज मिडिल ईस्ट है, कल कोई वेस्टर्न एलाइज आ जाएंगे। तो ये जो सब प्रावधान है, ये सब जो चीजें हैं, ये जो उसका एक जुनून बन चुका है गाजा को पाने के लिए, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से हार्मफुल दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। अब देखना ये होगा कि इस पूरे लड़ाई के दौरान कौन कौन किसकी साइड लेगा, कौन और कैसे चीजें बदलेंगी। मिडिल ईस्ट के जो रिश्ते हैं यूएस और इन सब लोगों से, क्या ये अफेक्ट होंगे? क्या मिडिल ईस्ट के जो लिबरल कंट्रीज है, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री को एक साइड चुनना पड़ेगा? अगर इन्होंने भी एक साइड चुन लिया तो इनके ग्लोबल टाइज, ग्लोबल ट्रेड, इन सब चीजों का क्या होगा? क्या ये पूरा वर्ल्ड एक पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है कि एक पोलर को तुम चूज करो, एक साइड चूज करो, एक हित चूज करो? क्या ये इस पूरी चीजों की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? ये एक जो सवाल है, ये सबके मन में इस टाइम पे इकट्ठा हो चुका है, सबके मन में इस टाइम पर लग गया है, रह चुका है। इस चीज में क्या और कैसे अब आगे जाके पूरा ग्लोबल अनरेस्ट अनकवर होगा, कैसी चीजें होंगी, क्या क्या इस वॉर के एक नए आउटकम्स होंगे, और क्या वर्ल्ड वॉर 3 का एक अंदेशा सामने आ रहा है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा? क्योंकि हर जगह पे जंग छिड़ चुकी है, आग लग चुकी है। इन सब चीजों पे इंडिया को भी बहुत केयरफुली एक्ट करना होगा, क्योंकि एंड में इसराइल और इंडिया के बहुत अच्छे टाइज हैं। रादर दैन अगर आप देखिए पैलेस्टीनियंस और इन सब के साथ, तो हमेशा यूएन में इसराइल ने इंडिया की हेल्प की है। तो इस पूरे केस में इंडिया को भी एक साइड चूज करनी पड़ेगी, और इंडिया का जो पूरा पॉलिसी है वो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाता है। पर इसमें क्या और कैसे होने वाला है, ये बहुत ही ट्विस्टेड सा एक पूरा सिनेरियो बन के सामने आ रहा है, जो देखना बहुत ही हद तक दिलचस्प भी होगा और सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जाते जाते बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। आपको सारी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स इस चैनल पे मिलेगी। बिहार इलेक्शन भी हम कवर कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जितने इश्यूज आते हैं वो भी हम कवर करते हैं। हमारे पेज को प्लीज विजिट करिए एक बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।